पेपर कोट ST1 2021 ST2 का हम हल कर चुके हैं। दोनों लेवल वालों को करना है, एक बात विशेष तौर पे याद रखना साथियों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा पेपर को हम आगे करते जा रहे हैं। तो सेक्शन फर्स्ट खंड एक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं और 30 ही प्रश्न लेवल 1 वालों को भी करना है और लेवल 2 वालों को भी हल करना है साथियों। वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 को, ये रहा आपके प्रश्न संख्या 1। रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानिकी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? विभेदन अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। किसने दिया था क्रिया प्रसूत? स्किनर ने दिया था। तो साथियों स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया है। विभेदन अधिगम जैसी कोई चीज नहीं बताई है, समस्या समाधान अधिगम जैसी कोई चीज नहीं बताई है, ना ही शाब्दिक साहचर्य अधिगम जैसी कोई चीज बताई है। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो रहेगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। सी वाला विकल्प इसमें सही है, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम में क्या किया जाता है? पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, फिर अनुक्रिया की जाती है। जब अनुक्रिया करेंगे तो हमें बिल्कुल वहां पर पुनर्बलन की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्रिया प्रस्तुत में भी ये सही होता है, इसलिए विकल्प नंबर 3 आपके 101% पहले प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो भाई मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया किसने है? किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब रक्षात्मक यांत्रिकता इन्होंने बताई है। मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बताया है। थेनाटोस और इरोस के बारे में बताया था इन्होंने, थेनाटोस प्रवृत्ति, इरोस प्रवृत्ति। लेकिन साथियों इन्होंने प्रतिरूप जैसी कोई चीज इन्होंने नहीं बताई थी। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मतलब RTE 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे प्रति पखवाड़ा, 45 घंटे प्रति सप्ताह, 45 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, और 50 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत शिक्षक की तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन को जाने कितनी बार करा चुका हूं आपको पहले ही मॉडल पेपर में। देखिएगा क्या बता रखा है आपको कि भाई 45 घंटे एक शिक्षक को एक सप्ताह में कार्य करना है और इसमें उसके तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं साथियों। तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, शेषवावस्था की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, अर्थात शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो देखिए शेष अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर करता है, माता पिता वगैरह जो उनको उसका ख्याल रखते हैं उस पर। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। लेकिन साथियों इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता नहीं पाई जाती है। तो नैतिकता का होना शेषावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही है साथियों? आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कैसी नहीं होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है कि एक जो प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है मतलब कक्षा 1 से 5 तक जो है शिक्षक, तो उसकी कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? देखिए विकल्पों को, बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर। तो जी हाँ, जो बालक है उनको अपनी समझ और ज्ञान के पर्याप्त अवसर, ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए, ये तो सही है।
दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि बालक स्वयं अच्छे प्रश्न पूछने व जिज्ञासा का पोषण करने में सक्षम हो। ये भी बिल्कुल सही बात है कि बालक जो है खुद अच्छे प्रश्न पूछे और जिज्ञासा का पोषण भी करे। तो पहला और दूसरा विकल्प तो सही है। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना और बालकों के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाना। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, जो बालकों के ज्ञान है उसको बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए साथियों, न कि विद्यालय ज्ञान के साथ। फिर ये विकल्प हमें चौथा गलत लग रहा है यहाँ पर, इसलिए प्रश्न संख्या 4 है ये, सॉरी प्रश्न संख्या 5 है। 5वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। देखिए तीसरा जो विकल्प है, पाठ्य पुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा करना, तो ये भी एनसीएफ 2005 कहता है कि भाई जो क्रमवार है, बिल्कुल जैसे पाठ दे रखे उनको पूरा कर दो आप। तो बिल्कुल ये भी एनसीएफ 2005 बताता है साथियों। लेकिन चौथा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है एवं उसका मूल्यांकन किया जाता है, और इसमें समस्या के हल को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। देखो क्रियात्मक अनुसंधान में उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, मैंने अच्छी तरह से इस चीज को पढ़ा रखा है आपको। समस्या के हल को अभ्यास में भी लाया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है, समस्या के हल को खोजने के लिए वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन दूसरा जो विकल्प है, समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, तो भाई क्रियात्मक अनुसंधान में तुरंत हल खोजा जाता है साथियों, मौलिक अनुसंधान में समय अधिक लगता है। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 6 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। देखो जिस भी प्रश्न पे आपको डाउट लगता है उसके लिए कमेंट कर सकते हो। तो 7वां प्रश्न है आपके, सीखने के प्रतिफल से तात्पर्य है निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करना, बच्चों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना और बच्चों का कक्षोन्नति के लिए आकलन करना। तो कक्षा की उन्नति के लिए आकलन करना अधिगम प्रतिफल नहीं होता है, अधिगम की कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। साथियों राइट आंसर है निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना ही सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है? घटकीय बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, भाव प्रबोधन बुद्धि, अनुभविक बुद्धि। देखिए मैंने अच्छी तरह से पढ़ा रखा है कि भाई स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि के संबंध में सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने 3 प्रकार बुद्धि के बताए हैं। घटकीय बुद्धि बताया है, सांदर्भिक बुद्धि बताया है, अनुभविक बुद्धि बताया है। लेकिन साथियों भाव प्रबोधन बुद्धि स्टर्नबर्ग के द्वारा नहीं बताई गई है। तो आपके थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 8 में सही है। कौन सा विकल्प? थर्ड विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। बुद्धि के विषय में असत्य कथन है, बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है। पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या पूछ रहा है? बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, सही है ये तो। बुद्धि के सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आरबीएससी की पुस्तक में ये चीजें मैंने पहले ही लिखा रखी है आपको। बुद्धि में अच्छा निर्णय लिया जाता है, अच्छा बोध करने तथा अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता है। तो ये तीनों ही कथन सही है। जो प्रथम विकल्प है साथियों आपके कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है, सही बात है, लेकिन उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है, तो ये गलत कथन हो जाता है। तो आपके 9वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, विनय ने बुद्धि परीक्षण को उर्दू तथा पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने किया? उदय शंकर ने, CH राइस ने, MC जोशी ने और SM मोहसिन ने। देखो बुद्धि परीक्षण को उर्दू और पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास जिसके द्वारा किया गया था उसको हम CH राइस के नाम से जानते हैं साथियों।
दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूं क्योंकि मुझे अत्यधिक पसंद है और इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ। उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित है? आंतरिक अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा और अनुमोदन अभिप्रेरणा। तो हम तैरने क्यों जाते हैं साथियों? किससे हमें व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है, और जहां पर भी व्यक्तिगत संतुष्टि किसी कार्य को करने से मिले उसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, व्यक्ति के विषय में सत्य कथन है। व्यक्ति एक स्थिर संगठन है। व्यक्ति पूर्णतः मानसिक पक्ष को समाहित किए हुए हैं। व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है, और व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व होता है। देखिए, व्यक्तित्व के संबंध में सत्य के कथन की बात करें तो पहला कथन कह रहा है कि स्थिर संगठन, तो स्थिर नहीं अस्थिर होता है व्यक्ति का। तो पूर्णतः मानसिक पक्ष को समाहित किए हुए हैं, तो मानसिक पक्ष के अलावा भी बहुत सारे पक्ष होते हैं साथियों, इसलिए ये भी गलत हो जाता है आपके। व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है, सही है बिल्कुल। लेकिन चौथा विकल्प जो कह रहा है आपके कि व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व में होता है, तो ये जो कथन है साथियों, ये कथन यहाँ पर सही रहेगा। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है व्यक्तित्व के संबंध में? जो व्यक्ति का व्यवहार और विचार है किसी भी वातावरण में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व होता है। चौथा विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। 13वां क्वेश्चन है आपके ब्रूनर सिद्धांत में ज्ञान की संरचना करते हैं। सीखने वाले के मन में उपलब्ध ज्ञान की संरचना, आइकॉनिक, इनेक्टिव, सिंबलिक ज्ञान का स्वरूप, समझ की सहायता हेतु ज्ञान की संरचना और ज्ञान की परंपरा के साथ संबद्ध प्रतिमाएं। देखिए, ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। एक है आपके आइकॉनिक, एक है इनेक्टिव और एक है सिंबॉलिक। तो इनके ज्ञान का जो स्वरूप है वो ही ज्ञान की संरचना कहलाती है साथियों। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। H.J. आइंजैक मतलब हेंस आइंजैक का व्यक्तित्व सिद्धांत निम्न में से किस एक को संविष्ट नहीं करता है? तो हेंस आइंजैक ने कौन सी चीज नहीं बताई है? बहिर्मुखता बताई है, विक्षिप्तता बताई है और मनस्ताप बताए साथियों। लेकिन यहाँ पर ये जो निश्चल शब्द है, निश्चल, ये हेंस आइंजैक के द्वारा नहीं बताया गया है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध युक्तिकरण से है? रेशनलाइजेशन का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। स्वयं में जनित इच्छाओं का दूसरों पर गुणारोपण, घटना के लिए कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं देना, अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण और तनाव का पुनः निर्देशन। देखिए, प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे युक्तिकरण के बारे में। तो भाई, दूसरों पर जब हम गुणारोपण करते हैं तो वो तो प्रक्षेपण कहलाता है, और अगर हम किसी भी घटना के प्रति कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं तो उसको युक्तिकरण थोड़ी कहेंगे साथियों। राइट आंसर इसमें जो है वो है अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण। थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती? जटिलता पसंद, स्वतंत्र निर्णय, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला और नियमों का सदैव पालन करने वाला। तो देखिए, एक जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो अपने ऊपर भरोसा रखता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है। अब पहला या चौथा, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, नियमों का सदैव पालन करने वाला। क्योंकि सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीनता या मौलिकता। नियमों का सदैव पालन करेंगे तो नवीनता या मौलिकता कैसे आएगी? इसलिए 16वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। तो 17वां क्वेश्चन है, बीज गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग का ज्ञान आवश्यक है
उपयुक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत करता है? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण और शून्य अंतरण। देखिए, शून्य अंतरण में तो किसी भी प्रकार का स्थानांतरण होता ही नहीं है, ये गलत है। द्विपार्श्विक में अंगों से अंगों के मध्य स्थानांतरण होता है, तो ये भी गलत है। अब क्षैतिज या ऊर्ध्व, तो साथियों राइट आंसर है क्षैतिज अंतरण। हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसफर होता है, इसमें एक विषय का ज्ञान उसी विषय में काम में लिया जाता है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपके, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, देखो प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न होता है, इसका जो ज्ञान है वो अध्यापक को किसमें मदद करेगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, ताकि एक जो अध्यापक है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाएगा, उसमें ध्यान रखेगा कि भाई कौन सा बालक किस तरीके से सीखता है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रश्न नंबर 18 में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है और जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। जी हाँ, जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, लेकिन परिपक्वता तक चलता है। तो साथियों परिपक्वता तक विकास थोड़ी चलता है, परिपक्वता तक तो वृद्धि चलती है। फिर ये कथन क्या हो गया? विकास के संबंध में गलत हो गया। तो पहला विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पावलोव उत्सर्जित अनुक्रियाएं, कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, थार्नडाइक क्रिया प्रसूत साहचर्य और स्किनर अधिगम के नियम। तो अधिगम के नियम थार्नडाइक ने दिए हैं। थार्नडाइक का नियम उद्दीपक अनुक्रिया का है, पावलोव का संबंध का है, लेकिन जो दूसरा विकल्प है कोहलर अंतर्दृष्टि के बारे में इन्होंने बताया है। तो दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प सही है? 20वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिट्रेडेशन, मानसिक मंदता, स्वलीनता, डिसलेक्सिया या एडीएचडी। तो देखिएगा यहाँ पर तीन जो विकल्प हैं कौन कौन से? एक तो है मानसिक मंदता, एक है स्वलीनता और एक है एडीएचडी। ये विकासात्मक विकार में आते हैं, जबकि विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण डिसलेक्सिया है, जो कि पठन से संबंधित है। पठन संबंधी विकार में क्या होता है? बालक जो है शब्दों को पठन गलत तरीके से करता है साथियों। कोई सा भी शब्द हो सकता है, जैसे मैंने कल भी बताया था, लकड़ी को लड़की पढ़ना, ये पठन संबंधी विकार है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। 22वां प्रश्न आपके देख लेंगे। 22वां प्रश्न है आपके, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्सरेट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। साथियों दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना मतलब हमारे सामने कोई वस्तु है, अगर आंखों के सामने नहीं है तो हम यूं सोचते हैं कि वो इस दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है, तो वो होती है संवेदी गामक अवस्था। मतलब वस्तु स्थायित्व की बात की जा रही है साथियों यहाँ पर। तो ये विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। वाइगोस्की के अनुसार कौन सा संप्रत्य अधिगम के लिए केंद्रीय होता है? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातकरण और संस्कृति एवं भाषा। समीपता के संबंध में जो गेस्टाल्टवादी है वो बताते हैं, आत्मसातकरण, अनुकूलन जीन पियाजे बताते हैं, लेकिन वाइगोस्की क्या बताते हैं? संस्कृति और भाषा। साथियों संस्कृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है?
परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। देखिएगा, परंपरागत स्तर बताई है, पूर्व नैतिक स्तर बताया है, लेकिन दो विकल्प है, क्रियात्मक या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। तो साथियों, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य इन्होंने उपअवस्थाओं में बताया है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल तो यहाँ पर जीन पियाजे ने बताया है। तो फिर आपका तीसरा विकल्प इस क्वेश्चन में सही है। अगला प्रश्न नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 है, चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों के सही युग्म का चयन कीजिए। प्रत्यक्षीकरण, सीखना, स्मृति, वस्तुएं, संप्रत्यय तथा चिन्ह। स्मृति, चिन्ह तथा प्रत्यक्षीकरण, वस्तुएं, सीखना तथा संप्रत्यय। तो यार इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि भाई इसमें चिन्ह का प्रयोग तो किया जाता है, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो भाई चिंतन में चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे, फिर उसके बाद में चौथा और पहला विकल्प हम हटा देते हैं क्योंकि सीखना इसमें नहीं आता है। अब वस्तुएं, संप्रत्यय या स्मृति या प्रत्यक्षीकरण, तो दोनों में से जो विकल्प सही है, चिंतन में हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं किसी भी चीज के बारे में, चिन्ह, सिंबल उसका प्रयोग करते हैं, स्मृति का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 25 में, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी इसमें यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो भी हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हो इसके लिए, या दूसरा भी हो सकता है, इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे अनुसार थर्ड विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजनवेग से है। तो साथियों, रोजनवेग ने जो परीक्षण दिया है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, चित्र निराशी परीक्षण, PEN। तो साथियों, जिनमें कंफ्यूजन में नहीं बता रहा हूँ उनमें 100% जो बता रहा हूँ वही आंसर रहेगा। देखिए, 16 PA प्रश्नावली केटल के द्वारा दी गई है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मार्गन मुर्रे का है, TAT थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, लेकिन चित्र निराशी परीक्षण जो है ये रोजनवेग से संबंधित है, कुंटा से संबंधित है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां प्रश्न ये देखिएगा, इसके बाद में लेवल 1 की भी हिंदी करेंगे, लेवल 2 की भी हिंदी करेंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना का एक प्रकार नहीं है। रचनात्मक कल्पना, सौंदर्य बोधी कल्पना, सैद्धांतिक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना। तो जेम्स ड्रेवर का जो कल्पना का वर्गीकरण है साथियों, इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, ये सैद्धांतिक कल्पना भी, व्यवहारिक भी, सौंदर्य बोधी भी। लेकिन साथियों, रचनात्मक कल्पना जो है ये जेम्स ड्रेवर ने नहीं बताई है, बल्कि रचनात्मक कल्पना तो मैकडूगल ने बताई है। तो फिर इस प्रकार से आपके प्रथम विकल्प 27वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन है, कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। कल्पनात्मक चिंतन का काल, मौलिक तर्क के अनुप्रयोग का समय, खेलने का काल और अनुकरण द्वारा सीखने का समय। तो बालक इसमें खेलता भी है, खेलने का काल कहते हैं, अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखने का काल भी कहते हैं। कल्पनात्मक चिंतन का काल या मौलिक तर्क के प्रयोग का समय, पहला या दूसरा, दोनों में से एक विकल्प सही रहेगा। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक मौलिक तर्क का प्रयोग नहीं करता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 28वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो 29वां क्वेश्चन, एक बालक की कॉपी में अधिक काट छाट देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोप, छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर न कर पाना भी दृष्टिगत होता है। बालक निम्नलिखित में से किस अधिगम निर्योग्यता से ग्रसित है, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म। तो देखिए, उसकी कॉपी में हमें काट छाट मिल रही है, मतलब लेखन से संबंधित चीज है, और लेखन का संबंध डिसग्राफिया से होता है साथियों। दूसरा विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। अब इसका अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30वां क्वेश्चन था इनका, एक प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 120 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए पृथक कक्षाएं व संवर्धन कार्यक्रम उपयोगी होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो भैया तीसरा विकल्प तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि पृथक कक्षाएं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग प्रतिभाशाली के लिए होता है, सही है। सामान्यतः इनकी IQ 120 से अधिक भी मानी जाती है, लेकिन कुसमायोजित नहीं होते हैं। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कुसमायोजित तो कोई भी हो सकता है, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, सृजनशील हो, मंदबुद्धि हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए आपके दूसरा विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है।
तो साथियों ये था साइकोलॉजी का लेवल 1 का पेपर, ठीक है। दोनों लेवल वालों ने किया है, कमेंट करके जाइए भाई अब कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, हिंदी के जो पेपर हैं उनको सोल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।